हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चा पार्टी? बाकी मजे में? चलिए एंजॉय करिएगा, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ के आप लोग अपने फ्यूचर को और बहुत अच्छे तरीके से ब्राइट बनाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मूल कॉन्सेप्ट में जो कंसंट्रेशन में हम चले थे उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। हमारे पास बच्चा पार्टी ग्रुप ए डिस्कशन हो चुका था। अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की, और ग्रुप बी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए ग्रुप बी में हम जब मूव कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। हम बेसिक से ही चलेंगे और बेसिक को ही रिलेट करके चलेंगे, तो इसलिए आपको बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखते हुए चलना है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी, इसमें हमारे पास हमने बहुत सारे जो मास से रिलेटेड टर्म्स जनरली जो भी डिस्कस किए थे, उसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वह है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी, ओके। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और इसकी यूनिट देखो, फिर से याद रखने का तरीका केवल यूनिट से। यूनिट जो होती है वो मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी। तो अब यहां पर बात आती है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज है। ये जो केजी लिखा है ये बेसिकली हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेगा। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमें रिलेट करवाएगा। तो इसी के बेस पे हम यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। जो चेंज था वो मैंने आपको पूरा बताया। तो हम बेसिकली यहाँ पर देखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, यूनिट के बेस पे, मोल ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये एक रिलेशन मिल जाएगा हमें, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं इसके भी हाफ में, इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये यूनिट बेसिकली 12 से भी कनेक्टेड है, इसलिए हमें हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को क्लियर भी करना पड़ेगा। ओके, चलिए इसी चीज को हम और रिप्लेस करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मोल को कैसे लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और इसको और चेंज करके लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass into weight of solvent in ग्राम। तो ये मैंने ऊपर 1000 लिखा, इसका मतलब इसको हमारे पास ये हमेशा में फिर क्वेश्चन में ग्राम में दिया होगा। तो इस तरीके से ये एक बेसिक फिर से फॉर्मूला यहां पर हमारे पास बन गया। अब देखो, जैसे हमने मोलरिटी में, नॉर्मलिटी में चीजों को रिलेट किया था ना, जैसे एक स्ट्रेंथ पढ़ा था, वो यहां नहीं हो सकता है क्योंकि वहां सॉल्यूशन की बात थी। यहां पर जो चेंज है वो आपको समझना पड़ेगा। चेंज क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसकी बात करते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास बेसिकली जो भी चेंज हो रहा है वो यहां से चेंज हो रहा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट को कंसिडर करना है, तो उसी का वेट लेना है। यहां सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहां सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस एक टाइप से मैं बोलूं तो खत्म हो चुकी है।
है एक टाइप से कंसंट्रेशन टर्म ही, लेकिन यहाँ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट किया है, सॉल्यूशन की बात नहीं है। बट मैंने आपको कुछ चीजें पहले समझाई है बेटा, वो प्रीवियस वीडियोस में, तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मैंने यूनिट से ही चीजों को डिफाइन किया है, और यूनिट में मैंने आपको ये भी बताया है कि मोल पर केजी हमारे पास जो होगा, वो पर केजी जो बता रहे हैं वो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वो वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। ये चीज को हमें फिर से दिमाग में रखना होगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ओके ठीक है, तो अब यहां पर हमने एक चीज देखी। दूसरा, मैं यहां पर कोई रिलेशन नहीं बना सकता हूं, जैसे वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करें, तो रिलेशन नहीं बना सकता हूं, क्योंकि यहां मुझे सॉल्यूशन चाहिए था। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रिलेशन में जाएं तो वो रिलेशन अलग से हम डिस्कस करेंगे, जहां पर बेसिकली जो मोलैलिटी का एक यूनिवर्सल रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं आपको पूरा बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ पाए। ओके ठीक है, अब ये जो हमारे पास पार्ट है, ये बेसिक फॉर्मूला है। इस पूरे पार्ट में आपको हर एक चीज अच्छे से दिमाग में रखनी होगी, हर एक चीज को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा बेटा। और हम कुछ रिलेशन में आगे चलेंगे, आगे इन द सेंस कि पहले हम ग्रुप बी पूरा डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ग्रुप बी में जनरली मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट बताया था, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दूसरा मैंने मोल फ्रैक्शन बताया था, वो डिस्कस करना बाकी है। तीसरा मैंने मोलैलिटी डिस्कस किया था, मोलैलिटी बताया था, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मोलैलिटी में अगर मैं बात करूं तो इतना ही हमारे पास चीजें आती हैं। अगर हम बात करें तो इतनी ही चीजें हमें रिलेट होती है, इससे ज्यादा चीजें हमें हमारे पास रिलेट नहीं होती है। जो हमें यहाँ पर अच्छे से क्लियर करना है वो हमारे पास हमें कंप्लीटली मिल चुका है, समझ चुके हैं। तो उसके भी हाफ में आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको समझिए, और कहीं पर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें मेंशन करिए, हम आपके हर एक डाउट को सॉर्ट आउट करेंगे। अभी हम इसके रिलेशन में भी जाएंगे, थोड़ा हम बाकी की चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी की चीजें क्या है, ये मोलैलिटी हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है, पहले तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन इन द सेंस कि हमारे पास हमें फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो जितना पार्ट है वो पार्ट ले लो, डिवाइडेड टोटल पार्ट कर दो, तो ये फ्रैक्शन आ जाता है। तो अगर मोल का फ्रैक्शन है तो मास का भी फ्रैक्शन हो सकता है, वॉल्यूम का भी फ्रैक्शन हो सकता है। इस टाइप के जनरल टर्म भी हमारे पास आते हैं, जो मैं अलग से आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, ओके एवरीवन, ये ध्यान रखिएगा, सब लोगों के लिए कह रहा हूं। तो यहां पर हम चलते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसी बेस पे, मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेसिकली ये जो पार्ट हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसी को हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब सबसे सिंपल क्राइटेरिया यह है कि मोल फ्रैक्शन जो हम निकाल रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम वन बाय वन इस चीज को कंप्लीटली मूव करते हैं, प्लीज आप देखेगा। ठीक है, देखो बेटा, अब हमारे पास सपोज करिए हम यहां पर कुछ टर्म लेते हैं। सपोज करिए कोई ए हमारे पास, ए को मैं मान लेता हूं कोई मेरे पास सॉल्यूट है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को रिलेट करते हैं, और बी मेरे पास सॉल्वेंट है, सपोज करिए। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी चीजें भी हो सकती है, मिक्स अलग अलग चीजों को भी अलग अलग, जरूरी नहीं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं,
कोई दो अलग अलग मोल को भी मिक्स कर दिया तब भी बात कर सकता है, बट सिंपल वे में हमें यहां से समझना है। ओके, तो इसके लिए जो मोल होंगे वो Na हो जाएंगे, इसके लिए जो मोल होंगे वो Nb हो जाएंगे। इसके लिए मोल फ्रैक्शन जो होगा वो Xa हो जाएगा, इसके लिए मोल फ्रैक्शन जो होगा वो Xb हो जाएगा। ओके, सो अब बेसिकली हम यहीं से स्टार्ट करें। सबसे सिंपल पॉइंट ये है कि हमारे पास टोटल मोल, तो टोटल मोल N टोटल इज इक्वल्स टू Na प्लस Nb, ये टोटल हो जाएगा। अब हमें यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, यानी सॉल्यूट निकालना है। तो Na बाय N टोटल, N टोटल, और इस N टोटल को कैसे लिख सकते हैं हम, Na बाय Na प्लस Nb। ठीक है, ऐसे ही हम Xb की बात करें तो Nb बाय N टोटल, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Nb बाय Na प्लस Nb। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हमारे पास हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी मैं यहां पर थोड़ा सा और आगे चलूं, तो आगे चल के बेटा अगर हम यहां पर देखें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, किसको प्रूफ कर लेते हैं, चलिए ये कैसे 1 होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास XA क्या होता है, अगर हम देखें इस पूरे को देखें, XA की जगह पर हम रख लेते हैं Na बाय N टोटल प्लस Nb बाय N टोटल इज इक्वल टू 1 हम लिख रहे हैं। तो 1 होगा कि नहीं होगा वो प्रूफ करना है। ओके, तो Na प्लस Nb, अब मैंने N टोटल एलसीएम ले लिया, सॉरी, ठीक है, N टोटल इक्वल्स टू 1, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये N टोटल इधर क्यों ले जाएंगे, यहीं पर सीधे कर लेते हैं, तो Na प्लस Nb N टोटल ही होगा, N टोटल बाय N टोटल इक्वल्स टू 1, ये आंसर आ गया। तो ये कंप्लीट एक प्रूफ भी आपके पास हो गया। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो अब आप हम ये कर सकते हैं कंप्लीटली, XA अगर हमें टर्म्स ऑफ XB लिखना है तो XB, सॉरी 1 माइनस XB, 1 माइनस XB, और अगर हमें XB इन टर्म्स ऑफ XA लिखना है तो 1 माइनस XA। इट मींस इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है बेटा कि अगर मुझे क्वेश्चन में XA दिया है और XB निकालना है तो 1 माइनस XA कर लूंगा, और अगर क्वेश्चन में मुझे XB दिया हुआ है यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली XA निकालने के लिए 1 माइनस XB कर लूंगा। ये देखिए मैंने आपको ये लिखा हुआ है सॉल्वेंट सॉल्यूट के टर्म्स में। इसी तरीके से कोई भी दिया हो, लेकिन सभी का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो फिक्स है कि वो 1 ही होना है। अब सपोज करिए, जस्ट एग्जांपल, मैं मानता हूं जस्ट एक एग्जांपल के बेस पे लेते हैं, मुझे ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, CO2 दिया हुआ है, ठीक है, ETC, ये गैसेस दी हुई, इसमें इसके मोल जो है Na की जगह पर NO2 लिख लेते हैं, NO2, और यहां पर लिख लेते हैं हम N2, और यहां लिख लेते हैं हम N ऑफ CO2। अब N टोटल लिखूंगा तो किसके बराबर होगा, N ऑफ O2 प्लस N ऑफ N2 प्लस N ऑफ CO2। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर ये कंप्लीट आपको क्लियर हो चुका है तो हम यहां पर डायरेक्टली एक स्टेटमेंट बेस पे यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू N ऑफ O2 डिवाइडेड बाय N टोटल। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर X ऑफ N2 निकाल सकते हैं, N ऑफ N2 डिवाइडेड बाय N टोटल, और ऐसे ही X ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, N ऑफ CO2 divided by N total, and we know that X of O2 plus X of N2 plus X of CO2 on the basis of these term,
इस टर्म के बेस में भी इसको लिख सकता हूं कि इसका सम भी क्या होगा, फिक्स है कि 1 ही होना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे लिए बनता है। इस तरीके से कोई भी आपको मिक्सर दिए हैं जिसके मोल आपको दिए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने, अब मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, वहां से भी हम कर सकते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप कि बेटा आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको पूरा एक बेसिक पॉइंट से समझाया। अब एक और चीज यहां पर, इसी में एक और चीज में आपको थोड़ा सा एक डेरिवेशन के बेस पे चलते हैं। देखिए अगर हम यहां पर लिखते हैं एट ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मतलब कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम और टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो हमारे पास वॉल्यूम फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड है। वी नो दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये प्रूफ कैसे किया था वो भी आपको बताया था। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं, टेम्परेचर फिक्स दूं, आर तो कांस्टेंट ही है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन हो जाएगा। यानी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, ये बात फिक्स है और ये बात हकीकत है। क्योंकि प्रेशर क्यों बढ़ेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम मेरा पिस्टन एक टाइप से बोल सकते हो कि रिजिड बॉडी है, रिजिड पिस्टन है, वो मूव नहीं कर सकता है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना वॉल पे। जो पिस्टन मूवेबल नहीं है भले, उस पिस्टन वाले वॉल पे, बाकी वॉल पे प्रेशर तो बढ़ेगा जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाओगे, ये बात फिक्स है। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो बेटा उस केस में हमारे पास प्रेशर में चेंजेस आते हैं गैसियस सिस्टम के अंदर। तो अब एक चीज देखिए, इसके बेस पे मैं यहां पर एक चीज मेंशन कर सकता हूं कि अगर वो कंडीशन ये है कि हमारे पास P total is into V equals to N total RT, एक स्टेटमेंट ये बन गया। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर मान के चलूं कोई P1 गैस है या N1 गैस है किसी के लिए भी, तो P1 V equals to N1 RT। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड कर लेना, तो देखिए बेटा अगर मैं P1 V equals to N1 RT ये मेंशन कर रहा हूं, एंड डिवाइडेड बाय P टोटल V डिवाइडेड बाय यहां पर, यहां इक्वल टू है N टोटल RT। ये अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं तो RT से RT कैंसिल आउट, V से V कैंसिल आउट, N1 बाय N टोटल X1 हो जाएगा। तो P1 बाय P टोटल इज इक्वल्स टू X1 लिख सकता हूं, क्योंकि N1 लिखा है, जो यहां लिखा होगा उसी के टर्म में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और यहीं से बेटा मैं लिख सकता हूं कि P1 इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू X1। ये कंप्लीट स्टेटमेंट यहां पर बन जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये चीज प्रूफ होता है जो मैं आपको बार बार बताऊं कि किसी भी, एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर कोई भी अनरिएक्टेड गैसियस मिक्सचर अगर हम लेते हैं, समझना मेरी बात को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, वो गैस एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसी को हम नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर बोलेंगे। तो नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर को अगर हम मिक्स करते हैं तो उस केस में जो टोटल प्रेशर होता है उस सिस्टम का, वहां पर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जितने भी गैसेस आपने मिक्स किए हैं उन सभी के पार्शियल प्रेशर, इनको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन, ठीक है। ऐसे ही इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा आपका
पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, ठीक है, इसको बोला जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ 3, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लो भाई। देखो एक पूरा गैसीय सिस्टम है, जैसे एयर को मान लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है पी ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ एयर जो होगा। अब प्रेशर ऑफ एयर, एयर में हम जनरली ये मान लेते हैं कि N2 है, O2 है और CO2 है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। जनरली हम ये मान लेते हैं तीन गैसेस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर एयर में तीन गैसेस प्रेजेंट हैं तो भाई, और वो नॉन रिएक्टिंग है, ये बात भी सही है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती हैं, जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उसमें वो रिएक्ट नहीं करती, तो उस केस में जो उस एयर का टोटल प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर प्लस नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर प्लस CO2 के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल मतलब कुछ पार्ट, टोटल में, टोटल एयर में ऑक्सीजन का कुछ ही पार्ट जो होगा वो प्रेशर में, प्रेशर जो है कुछ ही पार्ट में होगा। ऐसा नहीं कि टोटल एयर का जो प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन का ही प्रेशर ओनली, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो ये पार्शियली वहां पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। ओके, तो इसी तरीके से मैंने यहां पर भी टर्म लिखा, तो लिख सकता हूं ये टर्म, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। उसी के रिस्पेक्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं पार्शियल प्रेशर, पीपी। ओके, और ये टोटल प्रेशर हो गया और ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो एक हम यहां पर स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर जो होती हैं उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ओके, मैं स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, the total pressure of a non-reacting gaseous mixture is equals to partial pressure of sum of each gases, partial pressure of sum of each gases। वो जो पार्शियल प्रेशर है उसका जो सम है बेटा हर एक गैसेस के उसके बराबर होगा। ओके, आई होप कि बेटा ये आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें ये कंप्लीटली पता चलता है, एक फॉर्मूला हमारे पास जो बन गया है, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। सो आई होप ये भी आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, चलिए, तो अगर बेटा ये क्लियर हुआ, अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। मैं जैसा आपको बोल रहा था मास फ्रैक्शन। भाई देखो, मोल फ्रैक्शन तो क्लियर हो गया, अब यहां पर कभी कभी क्वेश्चन में मास फ्रैक्शन आपसे पूछ लेता है, मास फ्रैक्शन, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन हमारे पास जितना मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट बनाए वो सब आप अच्छे से कंप्लीट करेगा, उसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। बाकी हम फिर से जब भी क्वेश्चन करेंगे तो चीजों को समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही जो आपको बताया। मास फ्रैक्शन अगर हम देखें तो फॉर्मूला सेम वही है कि मास फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मास फ्रैक्शन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, mass of substance divided by total mass, total mass। तो इसी तरीके से हम मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है कि इस तरीके से लिख सकते हैं W/W1 लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वो मास फ्रैक्शन हमारे पास जो पर्टिकुलर किसी का निकलेगा तो वो एक हमारे पास जो होगा एक किसी भी सॉल्यूट जो भी आप मानो उसका हो जाएगा। तो स्मॉल w बाई कैपिटल W ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है लिखने का। ऐसे ही हमारे पास एक ग्रुप ए का, मुझे यहां पर जो याद आ रहा है उसी बेस पे मैं लिख दूं ग्रुप ए का वॉल्यूम फ्रैक्शन। बट ठीक है, उसको मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि मैं वहां पर लिखता तो आपके दिमाग में डाउट होता ग्रुप ए बी में, तो यहां पर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन सेम यहां पर भी वही होगा
is equals to volume of substance divided by total volume। ये इस तरीके से हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखने हैं। तो अगर आप लोगों को बेटा ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, ग्रुप बी में इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन टर्म नहीं है। हाँ, अब जो पार्ट आएगा वो रिलेशन, अब जो सिचुएशन आएगी वो रिलेशन। हमारे लिए रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन को जानना, रिलेशन को समझना। हम रिलेशन को पूरा एकदम डिस्कस करेंगे, पूरे हर एक चीज को। मैं फिर से आपको ये बता रहा हूं, ग्रुप बी में अगर आप देखोगे तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। हाँ, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन हम बनाएंगे, रिलेशन हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए एक टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फिर उसके बाद कुछ चीजें हम यहाँ पर छोटी छोटी, देखो मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहता हूं कि ये करने के बाद हमें रिलेशन जो है वो डिस्कस करने के बाद हम आगे जाके फिर कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो हमारे इस मूल कॉन्सेप्ट पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, मतलब उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं पूरा आपके एक एक चीजें कवर अप करते हुए चलूंगा। प्लस उन छोटी छोटी चीजों में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉर्ट आउट, उनको हर एक तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। सो आई होप कि बेटा आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पर मैं और बहुत अच्छे तरीके से अनाउंस करना चाहता हूं, आई होप कि आपको वो सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारे ऑनलाइन पाठशाला से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ, हम लोगों के साथ पर्टिकुलरली अटैच होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक और अच्छा यहाँ पर एक हमने स्टेप लिया है। स्टेप ये है कि बेटा आप लोग हमारे इन वीडियोस को बेसिकली हमारी वेबसाइट www.onlineepathshala.com पे जाके आप देख सकते हो। और मैं एक और चीज और आपको बता रहा हूं बेटा कि उस ऑनलाइन ई पाठशाला जो हमारे पास हमारी साइट है, हमारी वेबसाइट है, उसमें आपको इन हर एक वीडियोस का पीडीएफ भी आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़िए, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए और हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। सो प्लीज आप हमारे इस ट्रैक पे हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म आपके लिए डिसाइड जो करके बैठे हैं उसको हम बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकें। ओके एवरीवन, आई होप कि बेटा आप लोगों को सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी और आपने एंजॉय किया होगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।